हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के प्रथम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की बजाय इसको समझने का प्रयास करेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और इस वजह से यदि मैं इसको पूरा नहीं पढ़ता हूँ तो उसके लिए सॉरी। प्रारंभ करते हैं हम राशिदा के इस सवाल से कि 100 साल पहले, यानी कि वह अखबार पढ़ रही थी और उसने नज़र पड़ी 100 साल पहले, तो वह सोचने लगी कि अगर 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसका बेसिक प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी का बेसिक प्रश्न है कि कैसे पता लगा, यानी कि पहले क्या हुआ था कोई घटना, तो हम उस घटना के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। ये राशिदा का सवाल है और एनसीईआरटी का भी बेसिक सवाल है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अतीत के बारे में जान क्या सकते हैं। तो इस पुस्तक में और आने वाली हम हिस्ट्री की जो पुस्तक पढ़ेंगे उसमें जो कुछ भी लिखा है वह टोटल मिला के हमने अतीत के बारे में जाना है, तो हम एक मोटा मोटा अनुमान इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। इसको यदि हम मैप में डिनोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझें तो हम देखते हैं सुलेमान और किरतल पहाड़ियाँ का, ये उत्तर पश्चिम में हैं। ये कुल मिला के एक भारत का मानचित्र होने के साथ साथ एक उपमहाद्वीप का मानचित्र है। उपमहाद्वीप यानी कि एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन एक विस्तृत इसकी क्षेत्र है, भूभाग बहुत बड़ा है, और ये पर्वत पहाड़ समुद्र के माध्यम से एक महाद्वीप की तरह एक अलग सा लगता है। इस वजह से हम इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। ये हम यहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। इसके साथ साथ ये सहायक नदियाँ होती क्या हैं हम अभी समझेंगे। इन गारो पहाड़ियों को देखते हैं, ठीक है। हम ये नर्मदा नदी देखते हैं और नर्मदा नदी के ऊपर ये विंध्य श्रृंखला देखते हैं हम, विंध्य पहाड़ियाँ। इन विंध्य पहाड़ियों के ऊपर यहाँ कहीं कुंडली अभा और महागढ़ा स्थान था और यहाँ कहीं भीमबेटका का स्थान था। इसे हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आखिर लोग कहाँ रहते थे। तो जैसा कि हमें सबसे पहले इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो हमने नर्मदा नदी का पता लगाया। फिर हमें इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वह आखेट और संग्राहक इनका काम करते थे, यानी कि जंगल से जो भी कंद मूल फल सब जो हमें प्राप्त होते थे उनमें जिनका हम सेवन कर सकते थे उनको कर लेते थे, बाकी को भविष्य के इस्तेमाल के लिए हम रख लेते थे। इसलिए हम इनको संग्राहक कहते हैं, कुशल संग्राहक कहते हैं। और दूसरा, हम जो कंदमूल फल जड़ इत्यादि के अलावा हम शिकार भी करते थे और इस प्रकार हम जीवन निर्वाहन करते थे। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं कि हमने अभी सुलेमान और किरतल पहाड़ियों को भी डिनोट किया। क्यों डिनोट किया? क्योंकि इन सुलेमान और किरतल पहाड़ियों में एक स्थान है मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ नामक स्थान में सबसे पहले लगभग 8000 वर्ष पूर्व यानी कि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया, सबसे पहले, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमें कुछ जानवर भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं के बारे में भी पता चलता है। हमने गारो और विंध्य पहाड़ियों को भी डिनोट किया क्योंकि ये कुछ ऐसे अन्य स्थान थे जहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में है, जैसा कि हम मानचित्र में देखा था कि ये विंध्य पहाड़ियाँ थीं। इन विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में लगभग यहाँ कहीं कोल्डी हवा और महागढ़ा नाम के दो स्थान थे जहाँ सबसे पहले चावल के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमने मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी डिनोट किया था। हमें समझना है कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी कि कुछ छोटी नदियाँ किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, अपना जल उस नदी में विसर्जित कर देती हैं, तो उन छोटी नदियों को उस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। सहायक नदियों के कारण ही उस बड़ी नदी को जल मिल पाता है, ठीक है। ये जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जिनको हमने मैप में डिनोट किया था, इन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि हम वर्तमान में 2000 ईस्वी को यदि आधार मानते हैं तो 2000 ईस्वी से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग
2700 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा नाम की एक सभ्यता विकसित हुई थी। इसे हम प्रथम नगरीकरण का नाम देते हैं। यहाँ पर प्रथम नगर अपने इस भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम नगर सबसे पहले जो देखे गए थे वह इन्हीं नदियों के किनारे पर देखे गए थे। दूसरा हमने समझना है, ये जो हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये तो है ही हैं, लेकिन एक सरकार की किताब आती है भारत या इंडिया ईयर बुक आती है, तो उस पुस्तक में मालदीव और लक्षद्वीप का भी नाम दिया हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। इसके साथ साथ हमने मैप में गंगा और उसकी सहायक नदी सोन को भी डिनोट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इस जो हमारी भारत भूमि है इसमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व द्वितीय नगरीकरण देखने को मिला था। और इस द्वितीय नगरीकरण में जो एक सबसे मतलब कई महाजनपद थे, इन महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था मगध। तो मगध एक बड़ा राज्य था, ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य बना था बाद में जाके, क्योंकि इसने लगभग सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया था। पूरे भारत पर इसने आधिपत्य स्थापित किया था। इस वजह से हम मगध को डिनोट करते हैं। तो ये कहाँ था? गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के लगभग दक्षिण में। ठीक है, तो ये हमने डिनोट किया। इसके साथ हम इस पूरे पैराग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। जैसे कि हमें इसमें शुरुआत में ही बता दिया गया इस पैराग्राफ में कि हमारा देश विशाल भौगोलिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र ये अत्यंत हैं। तो फिर हम इतनी भौगोलिक विविधता के बावजूद भी यात्राएं करते थे। आखिर क्यों यात्राएं करते थे? तो उनके कुछ कारणों को यहाँ पर हमें बताया गया है। जैसे कि मान लो यदि किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा आ गई तो प्राकृतिक आपदा के कारण हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना पड़ती थी। इसके अलावा यदि हमें कहीं काम पर जाना है तो उस काम की तलाश में हमें यात्रा करनी पड़ती थी। ठीक है, सेना यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उन्हें क्योंकि उन्हें विजय प्राप्त करना है, दूसरे क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल करना, इसलिए सेनाएं यात्रा करती थी। ठीक है, व्यापारियों को अपना सामान बेचने के लिए यात्रा करना पड़ता था कि मतलब वे सामान को लेकर जाते थे, लेकर आते थे, यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान का कार्य जो व्यापारी काफिले किया करते थे वो यात्रा किया करते थे। इसके साथ साथ हम धार्मिक गुरुओं को देखते हैं तो वे अपनी शिक्षा देने के लिए, सबको सलाह देने के लिए यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ जैसे वर्तमान में पर्यटक किस्म के लोग देते हैं जो उत्सुकतावश किसी स्थान की यात्रा करते हैं, तो वह भी हम एक यात्रा का कारण मान सकते हैं। तो इस यात्रा से परिणाम क्या निकलता था? यात्रा का परिणाम सिंपल हम समझ सकते हैं कि जब एक स्थान से कुछ व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उस स्थान पर चूँकि उस वक्त हमें कुछ समय रुकना पड़ता था क्योंकि यात्रा करना आसान नहीं होता था, तो उस स्थान की भाषा को, उनके रीति रिवाजों को, उनके खान पान को हम सीखते थे। और जब हम वापस आते थे तो उन्हें अपने यहाँ के लोगों के लिए ट्रांसफ़र कर देते थे। तो कुछ इस तरह हमारी एक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान की संस्कृति से मिलना प्रारंभ हुई। ये हमारे सांस्कृतिक उपादान थे जो हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को देते रहते थे, और इस तरह हमारी विश्व की समस्त संस्कृतियाँ समृद्ध होती गईं। जैसे कि यदि हम भारत की ही बात करें तो लगभग आर्य लोग भारत में आए थे, तो उनकी एक आर्य संस्कृति थी। लेकिन वर्तमान में हम आर्य संस्कृति का नाम नहीं सुनते हैं, हम हिंदू संस्कृति का नाम सुनते हैं, क्योंकि इसके बाद भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए, शक, कुषाण, पहलव, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने भारत में आक्रमण किया, मुस्लिम लोग भारत में आए। तो हमने इन सभी की संस्कृतियों से, इनके जो विचार थे, जो खान पान थे, उनके जो रहन सहन का तरीका था, हमने उसको सीखा। हम अपनी संस्कृति को समृद्ध करते चले गए, या फिर कहें कि उसमें परिवर्तन आते चले गए, और इस तरह हमारी एक वर्तमान में जो संस्कृति डेवलप हुई है उसे हम हिंदू संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसके साथ हम देखते हैं जैसे कि यात्रा करना आसान नहीं था, लेकिन जिनको ये लगा कि वो ऐसा कर सकते हैं तो वो ऐसा करके दिखा सके। ठीक है, इससे हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वह समृद्ध हुई।
कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अब हम समझेंगे अपने देश के नाम के बारे में। यदि हमने थोड़ा भी संविधान के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर हमारे देश के लिए दो नाम यूज किए गए, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया शब्द कहाँ से आया, भारत शब्द कहाँ से आया, तो उसके लिए ही इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो जैसे इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जो संस्कृत जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। एटलस में हम इनको डिनोट कर लेना, इसमें हमारे पास अभी एटलस नहीं है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदुस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। जब हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे तो समझेंगे कि लगभग 500 ईस्वी पूर्व में ईरानियों ने और लगभग 326 ईस्वी पूर्व में यूनानियों में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उन्हें भारत में आने के लिए सिंधु नदी को पार करना था। सिंधु नदी को पार करने के लिए सिंधु नदी के पूर्व का जो प्रदेश है उन्होंने इसे सिंधु नदी के ही नाम पर नाम दिया था। जैसे कि ईरानियों ने यूनानियों ने इसे सिंधुस को हिंदू कहा, हिंदूस या फिर इंदुस, और इसी के आधार पर इस देश को इंडिया नाम दे दिया था। दूसरा हम भारत नाम देखते हैं। तो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक वैदिक काल में भरत नाम के कबीले के बारे में पढ़ेंगे, और उसी कबीले के आधार पर, क्योंकि वह कबीला जो था एक समृद्ध कबीला था, उसका एक वैदिक काल में वर्चस्व स्थापित था, इसी वजह से उस कबीले के नाम पर भी हम अपने इस देश का नाम भारत पाते हैं। दूसरा है अब हम कि अतीत के बारे में जाने कैसे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वही यहाँ पर आ चुका है, जिसमें हमें पांडुलिपि के बारे में बताया गया है कि पहले यदि मान लो कोई पुस्तक लिखी गई, कई तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका हम देख रहे हैं पांडुलिपि। ठीक है, तो आखिर पांडुलिपि क्या होती है कि उस वक्त जो हम लिखते थे तो लिखने के लिए हम पांडुलिपि का प्रयोग करते थे। तो पांडुलिपि अंग्रेजी के शब्द थे, लैटिन शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट से निकला है। तो मैन्यू का अर्थ होता है हाथ। तो हाथ से जो लिखा होता था, हाथ से कोई पुस्तक लिखी हुई है, उसके लिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आखिर ये पांडुलिपि बनाई कैसे जाती थी, तो जो ताड़पत्र होते थे, ताड़पत्र, उन ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और इस प्रकार ये पांडुलिपि बना लेते थे। ऐसे हम एक बुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी छाल से बनी एक पांडुलिपि जो हम यहाँ पर देखेंगे वो ये है। तो ये बुर्ज जो पेड़ है वह कहाँ पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। ये एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, किस एग्जाम में ये ध्यान नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतने वर्षों में अब जैसे ये पांडुलिपियाँ थी, ये पांडुलिपि कैसे हैं, तो जो पेड़ों से जो हमें छाल प्राप्त होती थी, पत्ते प्राप्त होते थे, उससे हमने इन पांडुलिपियों को बनाया था। तो इनमें कीड़े भी लग सकते हैं, लकड़ी में चूँकि कीड़े लगते हैं। तो इतने इस दौरान उस वक्त से अभी तक काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि पांडुलिपियाँ लगभग 1000 साल पहले लिखना प्रारंभ हुई थी। तो उस वक्त से अभी तक कई सारी पांडुलिपियों को कुछ कीड़ों ने नष्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ पांडुलिपियाँ खोई गई होंगी, क्योंकि पांडुलिपियों को रखने का स्थान जो है हम मंदिर और विहार पाते हैं। ठीक है, कुछ राजा भी इनका संरक्षण किया करते थे। तो मंदिरों में मेनली धार्मिक वाली ही होंगी। ठीक है, तो धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजा के जीवन, औषधि विज्ञान आदि प्रकार की जो पांडुलिपियाँ हमें वर्तमान में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ और नाटक भी लिखे गए। इनमें कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि कुछ तमिल और प्राकृत में मिलते हैं। प्राकृत यानी कि नेचुरल भाषा, जो सामान्य लोग जिस भाषा को बोलते हैं
वो होती है प्राकृत, यानी नेचुरल रूप से जो भाषा बोली जाती है प्राकृतिक रूप से, तो वो भाषा हो जाएगी प्राकृत भाषा। तो हमें उस प्राकृत भाषा में भी कुछ पांडुलिपियाँ मिलती हैं। तो एक तो तरीका हो गया पांडुलिपि, यदि हमें उस स्थान की मिल जाए लिखी हुई तो हम एक साहित्यिक सोच के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है हम अभिलेखों को पढ़ लें। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख यानी कि किसी ठोस सतह या तो वह पत्थर की हो सकती है या फिर धातु की हो सकती है, उस सतह पर उत्कीर्णित करके यदि मतलब हम खरोंच के माध्यम से उस पर कुछ लिख देते थे तो वह हम अभिलेख में शामिल करते हैं इस प्रकार की चीज़ों को। मतलब ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए गए मिलते हैं। तो शासक लोग अपने आदेशों को उत्कीर्णित करने के लिए या फिर मान लो उन्होंने आदेश के अलावा यदि उन्होंने कोई आदेश के अलावा जैसे युद्ध वगैरह कोई जीतते हैं तो उसके लिए भी वह युद्ध वगैरह जीते थे तो अपने इन विवरणों के लिए वह अभिलेख बनवाते थे। ठीक है। एक हमें अशोक के ये अभिलेख जो 2250 वर्ष यानी कि लगभग 250 ईस्वी पूर्व के आसपास का, जो कि अफ़गानिस्तान में कांदार नामक क्षेत्र है, यहाँ से मिला है। तो इस अभिलेख की विशेषता क्या है? जो कांदार से मिला है, क्योंकि अशोक के जो मैक्सिमम अभिलेख थे वह ब्राह्मी लिपि के अभिलेख थे। ठीक है। लेकिन जो ये अभिलेख हमें कांदार से मिला है, ये 2 लिपियों का अभिलेख है, एक यूनानी और एक अरामाइक लिपि। 2 लिपियां हैं, 2 भाषा हैं, इसी वजह से ये अभिलेख महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पुरातत्वविदों के बारे में जानें कि आखिर ये पुरातत्वविद कौन होते हैं। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद मतलब जो पुराने, चूँकि इतिहास क्या होता है, इतिहास में हमारे पास लिखित सामग्री भी होती है और लिखित सामग्री को साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य भी मिल जाते हैं, जैसे कि उस जगह उसके भवन, ठीक है, इस जो आभूषण होते थे, सिक्के होते थे, अभिलेख होते थे। तो ये यदि हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और ये इस प्रकार के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो इस प्रकार के साक्ष्य होते थे अभिलेख, हथियार, औजार, बर्तन, आभूषण, इनको हम, ये इमारतें, इनको हम पुरातात्विक सोर्स कहते हैं। तो पुरातत्वविद वो होते हैं जो इन पुरातात्विक सोर्सों को खोजते हैं और उसके आधार पर हमें अतीत के बारे में बताते हैं। लेकिन साहित्य इतिहास क्या होता है? इतिहास में पुरातात्विक सोर्स और साहित्यिक सोर्स दोनों ही होते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि ये जो बर्तन है ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ बर्तन है और ये जो मुद्राएं हैं ये आहत मुद्राएं हैं। ये आहत मुद्राएं भी लगभग 500 ईस्वी के आसपास चली थी, 500 ईस्वी पूर्व, लगभग द्वितीय नगरीकरण जिसको हम कहते हैं, और ये हड़प्पा का मृदभांड है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का मृदभांड था, तो हमें पता होना चाहिए लाल रंग का मृदभांड था जिस पर कलाकृतियाँ की हुई हैं। ठीक है। तो जब हम हड़प्पा को पढ़ेंगे तो उसको फिर से पढ़ेंगे। तो हम पुरातत्वविदों के बारे में जान रहे थे कि पुरातत्वविद किस प्रकार के सोर्सों का यूज करते हैं। तो पुरातत्वविद जो पुरानी जो अवशेष होते हैं, भौतिक अवशेष उस संस्कृति के, उनको ढूंढते हैं और उनके आधार पर इतिहास लिखते हैं। ठीक है। तो पुरातत्वविद इसके मतलब चिड़िया, जानवर, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, इसके आधार पर भी वह साक्ष्य देते हैं, इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। वनस्पति के अवशेष, अन्न के दाने आदि टुकड़े जले हुए मिल जाते हैं, तो इससे भी वह इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ देखते हैं पांडुलिपियाँ, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने पांडुलिपियों के बारे में जाना, अभिलेखों के बारे में जाना। पुरातत्व की जो अभी हम ऊपर से देख चुके हैं, अभिलेख, मृदभांड, सिक्के, आभूषण, औजार, हथियार इत्यादि, ये पुरातात्विक सोर्स होते हैं। तो ये 3 सोर्स हैं हमारे पास, या फिर कुछ और सोर्स भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इनके लिए हम सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि सोर्स क्या होता है जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, विश्लेषण करते हैं उन सोर्सों का।
इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अतीत एक या अनेक, तो अतीत एक है या अनेक है, स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के लिए अतीत का मतलब अलग अलग होता है। इस चैप्टर के पढ़ने के पहले यदि हम इस पुस्तक का नाम देखें तो इस पुस्तक में हमारा अतीत शब्द ना लिखे हमारे अतीत लिखा है। इसका मतलब ये बहुवचन की ओर हमें संकेत कर रहा है। जैसे किसान हैं, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे बिजनेसमैन के इसके पिताजी बिजनेसमैन होंगे, कुछ के कृषक होंगे, कुछ के डॉक्टर होंगे, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग होंगे, कुछ के नाई होंगे। तो हर किसी का अपना अपना एक इतिहास होगा। कुछ क्षत्रिय होंगे, कुछ वैश्य होंगे, कुछ ब्राह्मण होंगे, हर किसी का अपना अपना एक अतीत होता है। तो इस प्रकार अतीत एक नहीं हो सकता, अतीत कई सारे होंगे। जैसे कि जब हम इतिहास को पढ़ें तो पहले हम मैक्सिमम राजा रानियों के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में हम राजा रानियों के बारे में पढ़ने के साथ साथ समाज में अन्य कृषक वर्ग कैसा था, अन्य रीति रिवाज कैसे थे, इनके बारे में भी हम जानकारी वर्तमान में लेते हैं। जनजातियों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार अतीत एक ना होकर अतीत अनेक हैं। हमें इस पैराग्राफ के समरी के रूप में समझना चाहिए। हमें जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि शासकों मतलब हमें शासक लोग जो थे, क्योंकि वे अपने लेखा जोखा तो रखते थे, इसलिए हमें शासकों के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन शिकारी, मछुआरे, कृषक ये तो अपने सोर्स नहीं रखते थे, तो फिर हम इनके बारे में कैसे पता चलें। तो जो पुरातत्वविदों को जो जानकारी मिलती है, जो सोर्स मिलते हैं, जैसे उनकी इमारतें, मृदभांड वगैरह, तो इन्हीं के आधार पर हम उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। बाकी हमारे पास कोई उनके अभिलेख नहीं मिलते हैं, हमें उनके ऊपर लिखित साहित्य भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तिथियों का मतलब अब हम समझेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अगर तुम में से तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि के आधार पर की जाती है। ये महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2000 साल पूर्व हुआ होगा। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो काल था, उसमें हम ईस्वी पूर्व लगा देते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का है, उसे हम ईस्वी से नोट करते हैं, यानी कि ईस्वी लिख देते हैं। तो ये ईसा मसीह का जन्म हमें ध्यान रखना है। ये तिथियों का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म दी जा रही हैं तिथियों के बारे में। जैसे कि एक है बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, क्राइस्ट के जन्म से पूर्व, तो इसे ईसा पूर्व यानी कि ईसी पूर्व लगा देते हैं। दूसरा हम देखते हैं एडी यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, तो इसे हम एडी यानी कि ईस्वी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या समस्या थी कि ईसाई धर्म तो दुनिया में एक धर्म है नहीं, दुनिया में तो कई धर्म हैं, पर हम ईसाई धर्म को ही क्यों माने। तो इससे एक धार्मिक समस्या पैदा हो रही थी। इसलिए लोगों ने इसमें बीसी और एडी की जगह इसमें थोड़े से परिवर्तन करने के बारे में बात कही। जैसे कि उन्होंने सीई शब्द की बात की, जैसे हम कॉमन एरा बोलते हैं, यानी कि ईस्वी की जगह हम एडी की जगह हम सीई लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बीसी की जगह हम बीसीई लिख सकते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इससे पहले का जो समय है उसको हम बिफोर कॉमन एरा कह सकते हैं।
तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश अब इस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। और ये जो कैलेंडर, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम भी वर्तमान में इस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं और इसी वजह से हमारा जो महीना नई साल है वो जनवरी से स्टार्ट होती है। वैसे ही हमारी नई साल जनवरी से स्टार्ट नहीं होती है। यदि हम हिंदी के अपने हिंदू धर्म की संस्कृतियों के हिसाब से देखें तो हमारी साल दूसरी होती है, लेकिन हम ग्रेगोरियन कैलेंडर अब मानने लगे हैं। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का, बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा में जानकारी ले लेते हैं कि आखिर जो अभिलेख होते हैं, हम अभिलेखों जैसे वो पढ़ कैसे लेते हैं। तो उसका एक, वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन उनमें से एक तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि एक मिस्र का उदाहरण हमें दिया गया है यहाँ पर। तो उससे पहले हम बेसिक्स को देखते हैं कि कई सौ वर्ष पूर्व अभिलेख कैसे लिखे जाते तथा अभिलेखों में लिपियों का प्रयोग किया जाता था। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि यह क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। तो मिस्र का उदाहरण जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र में उत्तरी तट पर एक रोसेटा नाम का एक कस्बा था। यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों में मिलता है, यानी कि यूनानी और मिस्र की 2 लिपियाँ और यूनान की एक, टोटल मिला के 3 लिपि हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे तो उन्होंने उन अक्षरों का यूनानी अर्थ निकाला और उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वान यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि एल अक्षर के लिए शेर और एल अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बनाया गया है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एल, ठीक है, ए चिड़िया, तो ये हम देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। ये उपयोगी शब्द, ये शब्द जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इन शब्दों को हमने वास्तव में पढ़ लिया है, इनको समझ लिया है। यदि आप चाहें तो जैसे इनको यदि हम एक बार और रिवीजन करके देखें तो जैसे कि यात्रा, हमने यात्रा के बारे में जाना। हमने पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट को देखा था, जो ताड़ नाम के ताड़ बोर्ड प्रत्यय से बनाई जाती थी। हमने अभिलेख देखे। अभिलेख क्या होते हैं? जो किसी कठोर सतह, धातु या पत्थर के किसी कठोर सतह पर उत्कीर्णित किए जाते हैं, वो अभिलेख होते हैं। हमने पुरातत्व के बारे में जाना। पुरातत्व यानी कि अब जैसे कि अभिलेख नहीं, जैसे मृदभांड, इमारतें, सिक्के, औजार, हथियार, आभूषण, ठीक है, हड्डियों के अवशेष, तो ये पुरातत्व हैं। पुरातात्विक अवशेष स्रोत होते हैं, इनके माध्यम से भी हम इनका यूज करके इतिहास करने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार हमने देखा, ठीक है। इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास के बारे में लिखते हैं, बताते हैं। स्रोत जैसे पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व के जो साक्ष्य थे उनको हम स्रोत में शामिल करते हैं। फिर हम अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, वो हमने रोसेटा नामक अभिलेख के उदाहरण से देखा। इसके बाद अब हम आते हैं इस मिलान पर। तो मिलान को देखते हैं। जैसे नर्मदा घाटी का, जैसे आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन्हें मिलाने का प्रयास करना, फिर मेरे से मैच करने का। तो नर्मदा घाटी को यदि हम मिलाएं तो यहाँ पर आखिट और खाद्य संग्रहण से मिला सकते हैं। मगध को हम प्रथम बड़ा राज्य में मिलाएंगे, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ, तो गारो पहाड़ियों में हम आरंभिक कृषि देखते हैं, ठीक है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो यहाँ पर हम प्रथम नगर देखते हैं। और गंगा घाटी, यहाँ पर हम 2500 वर्ष पूर्व के नगर देखते हैं, ठीक है। ये तिथियाँ हैं, साइड में आप तिथियों को देख सकते हैं। वैसे हम इन तिथियों को पढ़ चुके हैं।
पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को जब बाद में पढ़ेंगे दोबारा से तो आप इनकी आंसर देने के लिए सहज हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।